नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन करते हैं शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में शासन के उच्च अधिकारियों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन और पुनर्वास से संबंधित कार्यों की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री से सभी जिलाधिकारियों से जनपदों में अतिवृष्टि से हुए नुकसान, राहत और बचाव कार्यों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जिलाधिकारी उत्तरकाशी को वरुणावत भूस्खलन क्षेत्र के तकनीकी अध्ययन के लिए IIT रुड़की और THDC से सहयोग के निर्देश देते हुए कहा कि इस संबंध में पूर्व में हुए अध्ययनों का भी संज्ञान लिया जाए ताकि लैंडस्लाइड जोन के उपचार की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा पीड़ितों की सहायता और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए धनराशि की कमी नहीं होनी चाहिए। तो शासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। सीएम ने आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक की और जिलाधिकारियों को आपदा से निपटने के जरूरी दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आए। वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर 25,000 का जुर्माना लगा है। अवैध खनन के बारे में रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया गया है। एनजीटी ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर जुर्माना लगाया है। लखपत में अवैध खनन से संबंधित एक मामले में हुई सुनवाई। पूर्व में 9 मई को एनजीटी ने दिया था आदेश, अवैध खनन करने वालों की रिपोर्ट हो दर्ज। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थगन की अपील करेगा दायर। एनजीटी ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर यह जुर्माना लगाया है और लक्सर में अवैध खनन से संबंधित एक मामले में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद यह जुर्माना लगाया गया है। तो नियंत्रण बोर्ड स्थगन की अपील करेगा दायर। पूर्व में 9 मई को एनजीटी ने यह आदेश भी दिया था। लगातार अवैध खनन करने वालों की रिपोर्ट दर्ज हो, इस बात का आदेश जारी किया गया है। तो देहरादून से इस वक्त की अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर 25,000 का ये जुर्माना लगाया गया है। अवैध खनन के बारे में रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया गया। तो 25,000 का जुर्माना, अवैध खनन के बारे में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, जिसको लेकर 25,000 का जुर्माना उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर लगाया गया। एनजीटी ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर यह जुर्माना लगाया है। अवैध खनन के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी, जिसको लेकर ये जुर्माना 25,000 का। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के सरकार गिराने के षड्यंत्र पर जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में विधानसभा के भीतर निर्दलीय विधायक ने सरकार गिराने सरीखे बयान देकर उत्तराखंड का मखौल उड़ाया है। यह गंभीर मामला है। उन्होंने सवाल किया कि इस मामले में सभी विधायकों ने चुप्पी क्यों साध ली, इसे लेकर जनता सवाल पूछ रही है। वहीं त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को भी इस बयान की जांच करनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ रोज पहले पूर्व शिक्षा मंत्री निशंक के बयान को भी जायज माना। तो सरकार गिराने वाले बयान पर उत्तराखंड में सियासत तेज है और इसको लेकर अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जांच की बात कही है। साथ ही जांच की मांग करते हुए उन्होंने खुफिया तंत्र पर भी सवाल खड़े किए। माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक लोग हैं, और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड के आम लोगों के बारे में एक धारणा है देश में कि उत्तराखंड के लोग ईमानदार होते हैं। उत्तराखंड के लोग अपनी मान मर्यादाओं में रहने वाले लोग होते हैं, परिश्रमी हैं। और जिस तरह से ये सवाल उठाया गया, जिस तरह से सरकार गिराने जैसे आरोप लगे हैं, निशंक जी ने जो बात कही है, निशंक जी का लगभग 35 साल का संसदीय अनुभव है, सांसद के नाते, विधायक के नाते और मंत्री के नाते। निश्चित रूप से इतने लंबे समय में एक बहुत परिपक्व स्थिति होती है और उन्होंने जो सवाल उठाए हैं
एक तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि उनसे मेरी इसमें 100% सहमति है। दूसरी चीज जो सबसे गंभीर इशू है कि किसी भी विधायक ने न सदन के अंदर न सदन के बाहर अभी तक इसका खंडन किया है। यद्यपि जिस व्यक्ति ने ये सवाल उठाया है वो कोई विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है और नहीं अनुभवी व्यक्ति है और नहीं उसको उत्तराखंड के सरोकारों से कुछ लेना देना है। लेकिन फिर भी अगर विधानसभा में कोई बात उठी है, वो सदन की कार्रवाई का हिस्सा बना है, तो उस पर उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आप प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। आप उत्तराखंड को जो बहुत शांति प्रिय है, जहां आपस में बड़ा विश्वास है, इस विश्वास को खंडित करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है। क्या इंटेलिजेंस ने सरकार को इसके बारे में बताया नहीं? तो ये सारी बातें होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब समय आ गया, क्योंकि लगातार ये विषय बनता जा रहा है, इसका पटाख से होना चाहिए। अपराध बढ़ रहे हैं, मुझे खुलकर स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस को पुलिस का काम करना चाहिए। मैं कहता हूं पुलिस सरकार की भी होती है और नहीं भी होती है। पुलिस को निरपेक्ष भाव से काम करना चाहिए, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई चाहिए, जिसके लिए बनाई गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। अभय, इस बयान के बाद से इसकी सरकार गिर जाएगी 500 करोड़ में, इसके बाद से सियासी हलचल तेज है। अब त्रिवेंद्र सिंह ने कहा है कि इसकी जांच करनी चाहिए। ये विषय बेहद गंभीर है। साथ ही साथ उन्होंने खुफिया तंत्र पर भी अब सवाल उठा दिए। जी बिल्कुल, इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि सत्ताधारी दल के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि जिस बात को सदन में उठाया गया निर्दलीय विधायक की तरफ से, उस पर ना तो अभी तक सत्ता पक्ष के किसी विधायक का कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, ना ही सरकार के किसी मंत्री ने अपनी कोई बात मीडिया के सामने रखी, और ना ही ये कह सकते हैं कि पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं, जो इस समय वर्तमान में पदाधिकारी है, उनकी तरफ से कोई बात यहाँ पर कही गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने पहले इस विषय को उठाया। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जो वर्तमान में हरिद्वार से लोकसभा सांसद हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनकी तरफ से इस विषय को उठाने का काम किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सदन में जिस बात को निर्दलीय विधायक ने उठाया वो गंभीर विषय है। ऐसे में पहले विधायक को अपनी प्रामाणिकता भी सिद्ध करनी यहाँ पर पड़ेगी कि जो बात उन्होंने कही है, जो संदेह उन्होंने जाहिर करा, उसके प्रमाण उनके पास कहां से आए, उस चीज को उन्हें बताना चाहिए। दूसरा कि जब सरकार पर इतने बड़े सरकार को अस्थिर करने का इतना बड़ा आरोप यहाँ पर लग रहा है, तो फिर ऐसे में सरकार का जो खुफिया तंत्र है, इंटेलिजेंस है, वो खामोश क्यों है? क्यों नहीं उनके पास अभी तक कोई ऐसा इनपुट सामने आया है? अगर कोई ऐसा इनपुट है तो फिर उस पर बड़ी कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए थी। अगर इनपुट नहीं है तो फिर ऐसे में उस निर्दलीय विधायक के ऊपर भी सवाल, जिसकी तरफ से सवाल खड़े किए गए, उस पर कार्रवाई यहाँ पर की जानी चाहिए थी। सत्ता पक्ष की तरफ से अभी तक कोई जवाब ना आना इस बात का प्रमाण है कि अभी भी कुछ ना कुछ सरकार के भीतर ये कह सकते हैं कि मनभेद, अंतर्द्वंद यहाँ पर चल रहा है, जिसकी वजह से ये सब चीजें उभर कर सामने आ पा रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सही नहीं कही जा सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो उसूलों की पार्टी कही जाती है, अनुशासन की पार्टी कही जाती है, उस पर अगर इस तरीके के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं और उस पर अभी तक सत्ताधारी दल के किसी विधायक की प्रतिक्रिया न आना, मंत्री का मीडिया को बयान न देना, तो ये सीधे तौर पर कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है, जो गंभीर विषय है और सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। सिर्फ एक मुख्यमंत्री की तरफ से इस बात को यहाँ पर बताया गया है कि अगर ऐसा कोई बात सदन में उठी है तो फिर उसकी जांच यहाँ पर होनी चाहिए। जांच के लिए उनकी तरफ से निर्देश भी दिए गए, लेकिन सत्ताधारी दल की खामोशी, सत्ताधारी दल के सत्ता दल की खामोशी क्या इस ओर इशारा कर रही है कि उमेश कुमार अनुभवी नहीं है, अविश्वसनीय है? क्योंकि अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अनुभवी विधायक नहीं है, अविश्वसनीय विधायक है। तो क्या इस ओर इशारा करिए या बेहद हल्के में ले गई है सत्ताधारी पार्टी की सरकार गिराने जैसा कोई षड्यंत्र नहीं रचा जा रहा, या खुफिया तंत्र इसका विरोध नहीं जता रही है, कह रही है कि ऐसा कोई भी उनके तरफ से कोई संदेश नहीं दिया जा रहा है? मतलब ऐसा है कि हल्के में ले लिया गया, या फिर खुफिया तंत्र को इसकी कोई जानकारी नहीं है, इसके लिए सभी रिलैक्स हैं?
जी बिल्कुल, इस बयान के दो अर्थी शब्द यहाँ पर निकल सकते हैं। पहला कि भाजपा अगर इसे ये कह सकते हैं कि विधायक की बात तो गंभीरता से नहीं ले रही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सदन में जो बात उठाई गई उसे यूं ही टाल देना चाहिए। सदन की प्रोसीडिंग में वो बात शामिल हो चुकी है और सदन के भीतर जिस प्रकार से निर्दलीय विधायक ने अपनी बात रखी तो उस पर सत्ता पक्ष की कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर पहले विधायक से पूछना चाहिए था जिनकी तरफ से सवाल खड़े किए गए कि उनके पास कौन से प्रमाण ऐसा आएंगे कि बिना किसी इंटेलिजेंस प्रूफ के, बिना किसी संवेदना के उनकी तरफ से सवाल, उनकी तरफ से सरकार को लेकर इतनी बड़ी बात यहां पर कही गई। अगर उनकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे तो फिर सत्ताधारी दल बाहर से खामोश क्यों बैठा हुआ? उन्हें ना तो सदन में, ना तो उनकी तरफ से सदन में कोई विरोध देखने को मिला और ना ही सदन के बाहर अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई है। दूसरा, अगर सरकार को कोई खतरा नहीं है तो फिर सरकार की तरफ से ऐसे विधायकों के खिलाफ, ऐसे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो सरकार के छवि को धूमिल करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं या सरकार को गिराने की बात को आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी। लेकिन दोनों ही चीजों पर अभी तक ना तो सत्ता पक्ष की तरफ से कोई कार्रवाई हो पाई है, ना ही निर्दलीय विधायक ने कोई ऐसे प्रमाण यहाँ पर दिए। तो ये इस बात को इशारा कर रहा है कि या तो इंटेलिजेंस फेलियर हो चुका है या फिर सरकार के भीतर अभी कुछ असमंजस की स्थिति यहाँ पर बनी है जो अस्थिरता वाले सवालों को खड़े कर रही है और उस पर कार्रवाई होना जरूरी है। क्योंकि दो पूर्व मुख्यमंत्रियों का बयान सामने आना जो ये कह सकते हैं कि पार्टी के वरिष्ठ चेहरे भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं और उनकी तरफ से इस तरीके के बयान खड़े करना है इस बात की ओर इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी को अनुशासन का डंडा यहाँ पर चलाना होगा। सरकार को भी और संगठन को भी, दोनों को मिलकर काम करना होगा। अगर कोई सरकार गिराने की साजिश कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए, उसकी धरपकड़ यहाँ पर होनी चाहिए। अगर नहीं, कोई ऐसी चीजें सामने नहीं आती है तो फिर उस विधायक से पूछा जाना चाहिए जिन्होंने सदन में यह सवाल खड़ा किया, क्योंकि उत्तराखंड की जो छवि है वो छवि उस बयान से धूमिल होती नजर आ रही है और राज्य में जो अस्थिरता का माहौल खड़ा करने का काम यहाँ पर माहौल बनाया गया है, मजाक उड़ाया गया है। तो एक तरफ अगर मजाक बनाया भी गया, अगर निर्दलीय विधायक ने बिना साक्ष्य के ये बात कह दी है तो अब क्या कुछ कार्रवाई उमेश निर्दलीय विधायक जो है उन पर हो सकती है? तो बिल्कुल इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि पहले विधायक को यहाँ पर अपने प्रमाण यहाँ पर देने होंगे। अगर सदन के भीतर उस प्रोसीडिंग को शामिल किया गया, उनके उस बात को अगर सदन के प्रोसीडिंग में शामिल किया गया तो फिर विधायक को यहाँ पर पूछा जाना चाहिए, विधायक से प्रमाण यहाँ पर लिए जाने चाहिए। और अगर विधायक उन प्रमाणों को देने में असफल रहता है तो फिर उनके खिलाफ कानूनी और विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो यहाँ पर सदन के पटल पर की जा सकती है। उसमें उनकी सदस्यता को लेकर भी सवाल खड़े उठ सकते हैं। तो ये सीधा बड़ा चिंतनीय विषय और इन दोनों ही चीजों पर है बेहद चिंतित विषय, क्योंकि अब हरीश रावत ने भी इस पर सवाल उठाए हैं और अब सियासी तूफान भी इस बयान को लेकर सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया है आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, आप निगाह बनाए रखिए। तो अब वही खबरों में बढ़ते आगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2016 में उनकी सरकार गिराए जाने की पीड़ा को सार्वजनिक करते हुए सोशल मीडिया में अपना एक वीडियो पोस्ट किया है। हरीश रावत अपनी सरकार गिरने के दर्द को आज तक नहीं भूले हैं, आज भी वह अपनी सरकार गिराने वालों को माफ नहीं करने वाले। 2016 में हमारी सरकार गिराने का खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है। कुछ बड़े बड़े लोग पार्टी से टूटकर चले गए, उनके इस कदम से अकेले हरीश रावत को नुकसान नहीं उठाना पड़ा, बल्कि इसका खामियाजा भाजपा और जनता को भी भुगतना पड़ा। हरीश रावत ने कहा कि मैं लगातार जनता के बीच जाकर बातचीत करता रहूंगा। तो 2016 में हरीश रावत की सरकार थी और अब उनका फिर से एक बार दर्द छलक पड़ा है। के लिए जाना पड़ा हो बेटे का हाथ पकड़कर। 2016 में हमारी सरकार गिराने का कुप्रयास हुआ, लोग पार्टी से टूट करके गए, बड़े बड़े लोग। उससे अकेले हरीश रावत को नुकसान नहीं हुआ। हरीश रावत जो एक ऐसे घर का बेटा है जिसकी मां को अपने पति के अंतिम शव यात्रा के लिए, उनके कफन की व्यवस्था के लिए 2 घरों में पैसा मांगने के लिए जाना पड़ा हो बेटे का हाथ पकड़कर। यदि उनके मायके से सहायता नहीं आती तो शायद वो मनमाफिक तरीके से अपने पति का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाती। प्रश्न मेरा नहीं है, मैंने कुछ खोया, निश्चित तौर पर खोया, कांग्रेस ने भी कुछ खोया, निश्चित तौर पर खोया, लेकिन उत्तराखंड ने भी कुछ खोया, स्वयं दल बदलुओं के नेता ने भी कुछ खोया, भाजपा ने भी कुछ खोया और राज्य के आम आदमी ने भी कुछ खोया।
वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बीते दिनों मीडिया में आई खबर का खंडन किया है। वन मंत्री ने कहा कि सर्वसम्मति से ही राजा जी नेशनल पार्क के निदेशक पद पर आईएफएस अधिकारी राहुल की नियुक्ति की गई है। उनके ऊपर लगे आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी और अन्य एजेंसियों ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। जबकि मीडिया में खबर आई थी कि सीएम धामी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिना विभागीय मंत्री के विचार के निदेशक पद पर तैनाती की। वही खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सत्तासीन राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। जो लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर है, उन पर केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछले दिनों देहरादून स्थित ईडी कार्यालय के घेराव में हरक सिंह ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और अब एक बार फिर हरक सिंह रावत को ईडी का समन जारी हुआ है। इससे पहले भी उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान समन जारी किया गया था। एक बार फिर से ईडी का समन हरक सिंह रावत जी को मिला है। पहले मिला था लोकसभा के चुनावों के टिकट वितरण से पहले, ताकि वो चुनाव लड़ सके, और जैसे ही टिकटों का वितरण हुआ उसके तुरंत बाद कोई भी कार्रवाई रोक दी गई। अब फिर से एक बार समन जारी हुआ है, क्योंकि 22 तारीख को जो एक सफल कार्यक्रम पूरे देश में हुआ, उत्तराखंड के ईडी कार्यालय के घेराव में हरक सिंह रावत ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और उसी को देखते हुए उसके 2-3 दिन के अंदर नोटिस फिर से हरक सिंह को आया। ये वानगी है इस बात की, ये सबूत है इस बात का कि देश में किस तरीके से विपक्ष के लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, और जो लोग सरकार के खिलाफ मुखर हैं उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई का भेजा इस्तेमाल सरकार कर रही है। वही खबर हरिद्वार से है, जहां जिलाधिकारी धीराज सिंह गबड़ियाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में गंगा संरक्षण समिति की 52वीं बैठक की है। बैठक में कस्साबान नाले में आपत्तिजनक सामग्री डाले जाने के संबंध में चर्चा हुई। कस्साबान नाले की वस्तु स्थिति के संबंध में 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जो 1 सप्ताह में रिपोर्ट देगी। अधिकारियों ने बताया कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अवैध अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पाया जाता है तो संबंधित विभाग की ओर से तत्काल कार्रवाई की जाएगी। चंडी घाट पर ड्रोन एवं लाइट की व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश दिए गए, तो अतिक्रमण पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो आउटले है वो 67 करोड़ 34 लाख का है हमारे पूरे जनपद का, और शासन से 100% धनराशि हमारी रिलीज हो चुकी है, और शासन से जो निर्देश हमें मिले हैं उसी हिसाब से हम लोगों ने विभागों को भी धनराशि अवमुक्त की है। उसमें अभी तक लगभग 35% हम लोगों ने धनराशि अवमुक्त की है। उसके अगेंस्ट लगभग 18% करीब की धनराशि जो है विभागों द्वारा उसको खर्च कर लिया है। तो उसमें हमने यही कहा है कि ये तो समय से धनराशि व्यय करें, गुणवत्ता पे ध्यान दें, और जिस मद में के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है उसी में। खबरों बढ़ते आगे। डोईवाला में ग्रामीणों ने एसडीएम से मुलाकात की और डोईवाला के मारखम ग्रांट प्रथम को ग्राम पंचायत का दर्जा देने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि मारखम ग्रांट में ऐसे 5 वार्ड है जो विकास से अछूते हैं। लगभग 2800 वोटर वाले मारखम ग्रांट के ग्रामीण अब अलग से ग्राम पंचायत का दर्जा देकर विकास से जोड़े जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस पर एसडीएम डोईवाला योगेश मेहरा ने कहा है कि ज्ञापन को उच्च अधिकारियों को भेजकर ग्रामीणों की मांग पर उचित निर्णय लिया जाएगा। तो ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और लगातार मांग की जा रही है। जैसे कि आप अभी हमें ज्ञापन दिया है एसडीएम महोदय से, हमारी एक मांग है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है ये 4000 की आबादी का क्षेत्र है, और हम चाहते हैं कि जितनी छोटी ग्राम सभा होगी तो उतना ज़्यादा विकास होगा। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे कि हमारा क्षेत्र एक उस क्षेत्र से थोड़ा भौगोलिक स्तर पर दूर भी पड़ता है, क्योंकि अब कुछ मांगे ये भी चल रही है, किसी के कहना ये भी कि उसमें नगर पालिका में जोड़ दिया जाए इसको। लेकिन हमारा जो क्षेत्र है वो गरीब तबका कृषि क्षेत्र
कृषि प्रभावित क्षेत्र है। तो कृषि के दायरे को देखते हुए हम चाहते हैं कि हमारी इसको ग्राम सभा ही रहने दिया जाए। ऐसा हम एसडीएम साहब को मिले, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। मारखम ग्रांट जो पहले से ही एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, टाउन एरिया बनने के बाद वो क्षेत्र छोटा हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए था आज भी उसकी जरूरत और छोटा होने की है। जैसे तहसील के अभिलेखों में मारखम ग्रांट फर्स्ट और मारखम ग्रांट सेकंड दर्ज है। हमारा मारखम ग्रांट जो सुसवा से इधर है डोईवाला की साइड, हमारा क्षेत्रवासियों का कहना यह है कि उसकी एक अलग से ग्राम सभा कर दी जाए, जिससे कि छोटी ग्राम सभा होने से क्षेत्र में ज़्यादा विकास होगा। मारखम ग्रांट बहुत बड़ी ग्राम सभा थी, पर 2018 में नगर पालिका परिषद के पश्चात जो है ग्राम सभा छोटी हो गई। पर इस स्तर पर हमारा जो जिस क्षेत्र की हम मांग कर रहे हैं मारखम ग्राम फर्स्ट के लिए, उस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। आज भी हम लोग सड़क से, नालियों से और जो अन्य विकास कार्य जैसे अस्पताल है या अन्य चीज़ों से हम वंचित हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस कारण हम सब वार्ड संख्या 11 से 15 तक, जिनकी टोटल आबादी लगभग 4000 है और वोटिंग 3000 प्लस होगी, एक अलग जो है ग्राम सभा बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, जिस संबंध में आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया है और एसडीएम महोदय ने भी यह विश्वास दिलाया कि अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाए। वहीं हरिद्वार के नगला खुर्द की ग्राम प्रधान रेशमा को पद से हटाया गया। ग्राम पंचायत नगला खुर्द के अलीजान ने इस मामले में ग्राम प्रधान रेशमा के खिलाफ जांच की मांग की थी। वहीं हरिद्वार डीएम धीराज सिंह गबरयाल ने तहसीलदार हरिद्वार व खंड विकास अधिकारी बहादराबाद से नगला खुर्द के ग्राम प्रधान रेशमा के डॉक्यूमेंट्स की जांच कराई थी। जांच में तीसरा बच्चा मिलने पर जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान को हटाने के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट के आधार पर उप जिलाधिकारी हरिद्वार ने ग्राम प्रधान को अयोग्य घोषित कर दिया है। ग्राम प्रधान रेशमा ने आदेश के विरुद्ध मुख्य विकास अधिकारी से अपील की थी, जिस पर फिर जांच हुई, लेकिन सबूत पेश नहीं कर पाने की वजह से ग्राम प्रधान को प्रधान पद से हटा दिया गया है। तो नगला खुर्द की प्रधान को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं खबर टिहरी से है, जहां मदन नेगी के ग्रामीणों ने घर घर जाकर सर्वे करने और विस्थापन की मांग को लेकर मदन नेगी रोप वे के पास टिहरी झील के किनारे धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि टिहरी झील का पानी और धरना स्थल की दूरी 10 मीटर है और लगातार तेज बारिश होगी तो टिहरी झील का पानी धरना स्थल पर पहुंच जाएगा, जिससे बड़ी घटना होने की संभावना बन सकती है। टिहरी झील के किनारे धरने पर बैठे ग्रामीणों ने शासन प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि टिहरी झील के कारण मदन नेगी के आसपास बसे गांव के मकान में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई है, लेकिन आज तक शासन प्रशासन और पुनर्वास विभाग ने ग्रामीणों की सुध नहीं ली है। विस्थापन की मांग को लेकर टिहरी के लोग धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। घरों में दरारें हैं, जिसको लेकर लगातार प्रशासन पर लापरवाही का भी आरोप लगाया जा रहा है। तो दहशत में लोग हैं और आफत में भी कई जाने धरने पर बैठे हैं मदन नेगी के ग्रामीण और लगातार अपनी मांगों को रखते हुए नजर आ रहे। वहीं खबर टिहरी से है, जहां दुबरा रगर गांव मोटर मार्ग की सुविधा ग्रामीणों को जल्द से जल्द मिल सके, इसके लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जांच टीम गठित कर दी है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत दुबरा रगर गांव मोटर मार्ग की कुल लंबाई 16 किलोमीटर है। वहीं दुबरा रगर गांव मोटर मार्ग में 8 किलोमीटर सेतु निर्माण में चिफलटी नदी के कारण देरी हो रही है। सेतु के निर्माण में देरी ना हो, इसको लेकर राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई की संयुक्त टीम गठित की गई है। डीएम ने टीम को क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करने और निरीक्षण के बाद पीएमजीएसवाई को तत्काल सेतु का काम शुरू कर जल्द से जल्द मार्ग को सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।